नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला की शुरुआत किस राज्य में की गई? एक फेस्टिवल के तौर पर होता है। इसके पास आपके पास ऑप्शन हैं इसके लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जैसे ही सर्दियाँ अपना भीषण रूप लेती हैं और जब सर्दियाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, सर्दियाँ बहुत एक्सट्रीम यानी विंटर जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है, तो उस समय जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसा कि आप नाम समझ गए होंगे, चिल्लई कला। ये जम्मू कश्मीर में ही सेलिब्रेट होता है, जैसा कि आप इमेज भी देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की पोशाक वाले लोग आपको दिख रहे हैं। तो चिल्लई कला जो फेस्टिवल है वो कठोर शीतकालीन जब शुरू होता है उसी समय इस फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं गोवा, असम, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच कार्यक्रम कहलाता है, क्योंकि अभी तक यही पूछा जाता रहा है कि धनु यात्रा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होता था उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा राजा पर्वोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा आपका जो है रथ यात्रा भी उड़ीसा में निकलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उड़ीसा अपने आप में उन चीज़ों के लिए फेमस है। लेकिन ये जो 11 दिवसीय लिखा है ना, ये थोड़ा नया पैटर्न है। उत्सव में पूछा जाता है या किसी त्यौहार में कि कितने दिन का ये फेस्टिवल है। जैसे कि धनु यात्रा के लिए आपने समझ लिया कि ये 11 दिन का होता है। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि एक किसकी लीलाओं का मंचन करता है, तो इसमें आंसर आएगा कि इसमें जो 11 दिन जो लीला होती हैं वो कृष्ण लीला का इसमें मंचन किया जाता है। किसकी लीलाओं का मंचन होता है? भगवान कृष्णा की लीलाओं का इसमें मंचन किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि केरल और तमिलनाडु में दो त्यौहार मनाए जाते हैं। केरल में ओणम मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो उससे आपको दिन याद करने हैं उनके। ओणम 10 दिन का त्यौहार है और पोंगल जो है वो 4 दिन मनाया जाता है। तो एक बार तीनों के दिन आप याद कर लीजिए। धनु यात्रा 11 दिन का त्यौहार है, ओणम 10 दिन का त्यौहार है, पोंगल 4 दिन का त्यौहार है। तो इसका आंसर होगा कि धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, जापान और इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि भारत के इसरो ने किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सैटेलाइट लॉन्च के मामले में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसरो के पास। सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक लॉन्चिंग अगर किसी भी स्पेस कंपनी ने की है तो वो इसरो ने की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी कि स्पेस मोबाइल कंपनी किस देश की है? अमेरिका की है, जिसका जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं बी नारायणन। कौन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष? बी नारायण जो हैं वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? यानी इसका सीधा मतलब है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो प्रदूषण नियंत्रण आपका शिप है यानी पोल्यूशन कंट्रोल शिप है, उसका नाम है समुद्र प्रताप। उसको कहाँ से भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया? ऑप्शन हैं मुंबई, कोच्चि, गोवा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। यानी समुद्र प्रताप को कहाँ से शामिल किया गया है? आंसर आएगा सी, गोवा से शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसको किसने बनाया है, तो इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। अगर हम दुनिया में सर्वाधिक आपका समुद्री जहाज़ों की बात करें कि निर्माण में कौन सा देश आगे है, तो जापान आगे है। और भारत में सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? विशाखापत्तनम में होता है। समुद्री जहाज़ों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन गोवा में भी एक बहुत बड़ी जो है शिपयार्ड कंपनी है जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसके द्वारा इस समुद्र प्रताप जहाज को क्या है, बनाया गया है। वह भारत का पहला समुद्री प्रदूषण नियंत्रण
पोत है, जिसको गोवा से भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी, गोवा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदल दिया है और उसका नाम कर्मश्री से बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। यानी सीधा आप याद कर लीजिए कि कर्मश्री योजना का संबंध, यानी जो नाम बदल के क्या हो गया महात्मा श्री, उसका संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। इसके अलावा नाम परिवर्तन का एक खेल और है, आपने सुना होगा नरेगा। 2006 में नरेगा के नाम से शुरू हुआ था योजना और 2009 में इसका नाम बदल के हो गया था मनरेगा। आपने मनरेगा आप जानते होंगे। तो इसका नाम जो है वो पहले क्या था? नरेगा था और अब इसका नाम क्या है? मनरेगा है। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। कर्मश्री योजना महात्मा श्री हो गई है, किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है, यानी कि विमोचन किया है? तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का जो अनावरण है, आपके पास ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन का राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन हैं आपके पास नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव को $450 मिलियन की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसकी दो आपको रैंकिंग्स याद करनी है। एक आई थी दिसंबर 2025 में और एक आई है अभी 29 जून 2026 को। दोनों के आंसर हम बताते हैं आपको। इसके हिसाब से जो 2025 की रैंकिंग है, इसके हिसाब से इसका आंसर है ए, दीप्ति शर्मा ने इसमें पहली रैंक हासिल की थी पहली रैंक हासिल की थी। और जो 29 जून 2026 को अभी रैंकिंग आई है, इसमें पहली रैंक हासिल की है भारतीय गेंदबाज श्री चरणी, उनका नाम है, जिन्होंने पहली रैंक हासिल की, यानी पहला स्थान हासिल किया है। तो दिसंबर 2025 के हिसाब से दीप्ति शर्मा आंसर है और जून 2026 के हिसाब से श्री चरणी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है, यह कब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसी को कह सकते हैं कमीशन किया गया था। ऑप्शन हैं 1995, 1990, 1985। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1985 यानी 1985 में इसको शामिल किया गया था और अब उसको रिटायर्ड किया जा रहा है। इसके साथ आप ये भी जान लीजिए, यहाँ रिटायरमेंट की बात हुई है, तो रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर जो नेवी होती है वो ऐसे जहाज़ या सबमरीन को म्यूजियम के तौर पे कन्वर्ट कर देती है। जैसे भारत का पहला जो अंडर वाटर म्यूजियम है वो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। इसको याद रख लेना, अच्छा प्रश्न है। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर पहला अंडर वाटर म्यूजियम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में उसकी शुरुआत की गई है। तो जितने भी ये शिप्स या सबमरीन रिटायर्ड होती हैं तो सामान्यतः 80% उसको म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल फूड सेफ्टी रैंकिंग 2025 और 26 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन हैं आपके पास नेपल्स, मिलान, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। अब नेपल्स और मिलान दोनों इटली के शहर हैं, मुंबई भारत का शहर है। इसमें पहले स्थान पर रहा है इटली का नेपल्स शहर। और अगर हम बात करें कि भारत को इसमें कौन सी रैंक मिली है, तो 6वीं रैंक है। ग्लोबल फूड सिटी आपका जो है सेफ्टी इंडेक्स भी कह सकते हैं, फूड सिटी जो है रैंकिंग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खाने वाले जो देश हैं वो कौन से हैं। तो सर्वश्रेष्ठ खाने वाले देशों में इटली नंबर 1 पे है और भारत को जो रैंक मिली है वो कौन सी है? 6वीं रैंक भारत को मिली है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको शेयर करिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।